अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज एक अहम नशिस्त ऐवान सदर के अंदर, और ऐवान सदर के अंदर होना इटसेल्फ एक मैसेज है या ये मामूल की मीटिंग है। इसमें आज सदर जरदारी मौजूद थे। सदर जरदारी इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे और उनके अलावा कौमी सलामती के मुशीर के अलावा वजीर दाखिला भी मौजूद थे और चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर आला हुकाम। और खासकर ये जो इस सिनेरियो जंग का है उसमें इसहाक डार साहब ने ब्रीफ किया कि 3 वज़राए खारजा पाकिस्तान तशरीफ लाए हुए थे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी और उसकी तारीफ हो रही है। उस हवाले से क्या चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक बड़ी तफसील के साथ। लेकिन असल सवाल यह है कि एक पहले मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सदर साहब ने चेयर किया और फील्ड मार्शल साहब उसमें मौजूद थे। अब ये उसका फॉलो अप है। क्या इसको जंग के सिनेरियो में देखा जाए, या जो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि 28वीं तरमीम आ रही है, 28वीं तरमीम, फिर एनएफसी अवार्ड के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। क्या ऐवान सदर के अंदर मुलाकात या निशिस्त होने का मतलब पीपल्स पार्टी की ऑनरशिप है? क्या ये रियासत का पैगाम है कि ये अब होगा और होने जा रहा है? फिर उससे भी ज्यादा तहरीक इंसाफ, अगर सोहेल अफरीदी भी शामिल है तो क्या तहरीक इंसाफ उस पर ऑन बोर्ड है? अब तनकीद तो बहुत करते हैं। फिर माजी के कुछ बयान हैं उस पर बात करेंगे। और अब इमरान खान की आंख के हवाले से तो हम सुनते आए, बुशरा बीबी की आंख का भी सामने आया है कि उनको डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। तो क्या उनके हवाले से कोई खातून होने की बुनियाद पर उनको मुंतकिल किया जा सकता है? और इस सबसे हट के जो हमने एक चीज इस्लामाबाद के अंदर देखी है, इस्लामाबाद का शहजाद टाउन, वहां पर कहा तो यही जाता है इस्लामाबाद सेफ सिटी है, अभी हाई अलर्ट था गुज़श्ता रोज। चुके हमारे पास मेहमान आए हुए थे, फिर दहशतगर्दी के वाक़े थे वहां पे एक फार्म हाउस के ऊपर पहुंचकर एक ताजिर का कत्ल सवालिया निशान है इस्लामाबाद की इंतजामिया के ऊपर। वो क्या कहेंगे? फिर जो जंग है, जंग को लेकर क्या मुज़ाकरात वाली बात है या अमेरिका वाकई ही ग्राउंड के ऊपर उतरने वाला है? ग्राउंड पे उतरेगा तो हम मुज़ाकरात के हवाले से तो बहुत खुश हैं कि हमारा उसमें किरदार है। फिर क्या सिनेरियो बनेगा, इसके ऊपर बात करनी है। अपने 2 मौजूद मेहमानों के तारुफ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो तशरीफ लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल फैसल चोई साहब ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। चोई साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज करना चाह रहा हूं इख्तियार वली साहब से। इख्तियार साहब, ये मीटिंग्स तो पहले भी ऐवान सदर में हमने देखी जिसमें जरदारी साहब भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म साहब भी मौजूद थे। ये मीटिंग क्या प्योरली जंग से रेलिवेंट कि जिसमें कोई लॉकडाउन होगा या इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस उसके आएंगे, या वाकई ही कुछ और सियासी तौर पे चेंजेस आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उमर दराज भाई। नहीं, आज तो बिल्कुल टोटल ये सारी चीज़ें जो थी, तो ये तो ये जो जंग है मशरिक़ वुस्ता में और ईरान और अमेरिका के बीच में, फिर उसमें दूसरे मुल्क जो शामिल हो गए या कुछ शामिल हो गए, कुछ को शामिल कर लिया गया, उसके बारे में थी। फिर सेकंड चीज़ जो थी तो वो ऑस्टेरिटी ड्राइव, किफ़ायतशारी मुहिम और उसको मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। फिर उसमें खुसूसी चीज़ जो थी तो वो थी जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पाकिस्तान में पैदा ना हो और किसी तरीके से इस कीमत को मैक्सिमम तरीके से उसको टैप करके रखा जा सके या उसको कंट्रोल करके रखा जा सके। इस बारे में मीटिंग थी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जो कल 3 वज़राए खारजा आए थे, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के, जो उनका इजलास हुआ। ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले आप इसको वार्म अप भी कह सकते हैं, रिहर्सल भी कह सकते हैं, और उसका खदोखाल, उसका एजेंडा, उसका तरीक़ेकार TORs बनाने के लिए एक बैठक थी जो सजी थी। आई थिंक तो आप कह रहे हैं जो मीटिंग है ये प्योरली उसके मुतालिक है, कोई तरमीम शर्मीम नहीं आ रही? तरमीम तो जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बड़ी इस बारे में मैं क्लियर हूँ, मेरा विजन बड़ा क्लियर है। ये जो पार्लियामेंट, हम दोनों को ग्लासेस लगी हुई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि मैं 6x6 हूँ, उनसे हम ज्यादा बेहतर देख सकते हैं। चलिए जैसा से पूछते हैं। ये जो पार्लियामेंट है ना, इसका काम ही है कानून बनाना, कानून में तरमीम करना। ठीक, यही इसका काम, बुनियादी काम इसका यही है। ठीक। और अगर तरमीम आती है तो आ जाए। इससे पहले भी तरमीमें आई थी, वेलकम किया था, अब भी आए, वेलकम होना चाहिए। अच्छी नहीं होगी दोबारा अमेंड कर ले। यही तो रूल आउट नहीं करें, यही तो करें। नहीं तो क्यों रूल आउट करें? इसका तो काम ही यही है, नई कानून साजी करना, उसमें तरमीम करना, आगे से चलते जाना। जो खराबी हो उसको साइड में हो रही होगी ना, पीपल्स पार्टी को इत्तेमाद में ले रहे होंगे, कुछ ऐसी बातचीत तो चल रही होगी। इतना 28 अमेंडमेंट जो है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। 28 अमेंडमेंट अंडर डिस्कशन, इवन अंडर डिस्कशन। चलें, ये तो आपने मान लिया। चोई साहब, मुझे ये बताइए कि आप तो उन लोगों में शामिल हैं जो मार्च की बात करते थे। मार्च तो खत्म हो रहा है, आप कहते थे कि ईद के बाद चीजें हो जाएंगी।
एक तो ये कहिए कि ये जो मीटिंग ऐवान सदर के अंदर है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और क्या तरमीम के हवाले से है या तरमीम उसमें डिस्कस हुई होगी? क्योंकि हमने ये देखा इससे पहले भी एक मीटिंग थी जिसमें बिलावल साहब भी शामिल थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऐवान सदर में होना इस खुद एक पैगाम है कि पीपल्स पार्टी इसकी ओनरशिप ले रही है या लेगी, और फिर आप जानते हैं कि वो स्टेट का एक ऑफिस है। नहीं, देखिए, ये दो बातें मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो इस वक्त जो है ना, रीजनल पॉलिटिक्स जो जंग है, जो वो सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो अभी तक तो ऑन टेबल नहीं है। ठीक। 28th अमेंडमेंट अगर ये ईरान पे अटैक ना करते अमेरिका इसराइल, तो मार्च में आ जाने ठीक। थी। लेकिन इस वक्त क्योंकि सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ हो गई है, इस वक्त जो सारी फोकस है वो तो जंग पे चला गया है। और जाहिर है इसमें हम एक नेबरिंग कंट्री होने के अलावा और एक इम्पोर्टेंट रीजनल प्लेयर होने की वजह से हम बराह रास्त इससे मुतासर भी हो रहे हैं। जंग से महंगाई हमारे पर भी बहुत आ रही है, और उसके बाद हमारा मजीद जो है, अगर ये प्रोलॉन्ग करती है जंग, तो इसमें फिर हमारी जो मैशत वो आगे फ्रेजाइल है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेजाइल लेकिन जय साहब, मैशत की वजह से हमें ज़रा चौधरी साहब, उसमें एक ज्यादा इशू ये प्रॉब्लम है तो कि नहीं अगर है। ऐसा कोई डिस्कशन या ऐसा कोई फैसला था, फिर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो जाना चाहिए था। वो जरा इससे बड़ा फोरम होता। नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है ना, तो वो एक सिग्निफिकेंस तो होती है। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें ड्यू भी थी, वो नहीं हो सकी। जरदारी साहब की के पास होना, ये देखिए, जो जिस वक्त इस वक्त की जो सिचुएशन चल रही है ना मुल्क में, इसमें ये कहाँ पे होना चाहिए था, कहाँ पे नहीं होना चाहिए था, उसमें अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है आसिम मलिक साहब भी शामिल थे सारे। जी। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। 28वीं तरमीम जिस दिन होनी हुई, रात को अख्तार साहब को आ जाएगा कि भाई तुझे अंगूठा कितने लाना है, और ये लगा देंगे सारे। ये तो मतलब नहीं, वो मान रहे हैं, अंडर डिस्कशन है, वो तो मान रहे हैं। डिस्कशन इनसे कौन से किससे डिस्कशन करनी है इख्तियार भाई? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं, ਡਿਸਕਸ अंगूठा ही ਕਰਨਾ लाना ਹੈ है। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ डिस्कस कर लो। चलो, मैं तो आप तो करते ही रहेंगे। आप तो उम्मत मुस्लिमा के बड़े लीडर असल बात यह है कि अब दोनों से डिस्कशन होना जरूरी है, कि अब दोनों से, वो असल उनका पॉइंट ये है कि अब दोनों ऑन बोर्ड होंगे। अब इनसे और कोई करता ही नहीं है मेरे अलावा, मैं ही करता हूँ। नहीं नहीं, ऑन बोर्ड इनका ऑन बोर्ड पर यही होता है कि वो भेज रहे हैं, कर देना। नहीं तो चौधरी साहब, इसमें पीटीआई अगर इस नशिस्त में शामिल थी तो ये नई तरमीम है जो इनका कुछ भी हो इस रहा है, वजह ये से ना वहीं कि से बोल रहे हैं ना, जो PTI की इनका KP गुज़श्ता है, पौने 4 साल केपी यूनिट है ना, एक्सपीरियंस आपका हुई है ना, यूनिट है। अगर ये आप वहीं जंग से के बोल बारे रहे में हैं। पॉलिसी रखनी है, इनका तो चार एक्सपीरियंस सूबे ऐसे साथ हो हुआ गए। है। और इसमें जो कल एक मीटिंग हुई है, देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, हाँ। वो हमेशा रहेंगे, होते हैं, हमारा इख्तिलाफ रहता है, बड़ा वोकली हम करते हैं। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग गुजरे है खारजा हमारी की बात कर रहे हैं। हाँ, ये देखें, ये जिस वक्त, जो इस वक्त अमेरिका में एक पागल शख्स बैठा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, वो मासवाए दुनिया में आग लगाने के, रोजाना वो ट्वीट करता है, अजीबो गरीब हो उन्होंने ये सूरत हाल करती है। ईरान के ऊपर इसराइल 40 साल से अमेरिकनों को ये पोक कर रहा था कि आप अटैक करें, किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। और ये एक आदमी है जो एप्स्टीन फाइल्स होगी इसकी, ये कोई भी रीजन है, इन्होंने किया। देखिए, ये हमारे ऊपर, ये ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं हुई है, ये मिडिल ईस्ट पे, हमारे पूरे रीजन पे। अब हमारा इतना बड़ा ह्यूमन जो रिसोर्स है वो मिडिल ईस्ट में है। ठीक। 60 लाख बंदा तो सिर्फ दुबई और अपना सऊदी अरेबिया में है। जंग जितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितने ज्यादा गल्फ स्टेट्स जो हैं वो उस पे निशाना बनेंगे, उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को भी होना है। ठीक है ना जी? और जरा अगर उसके ये इकोनॉमिक इंप्लीकेशन सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी रेमिटेंसेज है। नहीं, सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में तो ऑलरेडी हो चुका है ना। देखें, हमारा जो मसला है ना जी, हमारा मसला ये है कि अनलाइक द अदर कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारी पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नहीं है तगड़े ने। वो तो उन लोगों के हैं ना जिन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, और श्रीलंका तो भाई अपना वो तो डिफॉल्ट कर चुका है। ठीक। लिहाजा, और बांग्लादेश और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बड़ी बुरी तरह शटर हुई है, बांग्लादेश में भी। और ये पटाखा डीजल का मसला है इस वक्त, जो मसला है ना उमर दराज साहब, जो प्रॉब्लम है सप्लाई में, देखे ना, जो हमारी सारी जो तवानाई की जरूरियात पूरी होती है कतर से, मिडिल ईस्ट की रास्तों से, वहां पे डीजल की सप्लाई बंद होगी है, गैस की जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो मार्केट डिस्टर्ब होगी। अच्छा, इख्तियार वली साहब, देखें, ये जो चौधरी भी बात कर रहे हैं कि जब आएगी तो फिर ऐसे ही होता है। ये 27वीं तरमीम के वक्त इसहाक डार साहब से पूछा गया कि तरमीम आ रही है,
उनका नहीं, अभी तो पहले वाली डाइजेस्ट नहीं हुई। फिर बिलावल जरदारी साहब जब ये फरमाएं कि जनाब एक जो असेंबली आती है उससे 2 आईनी तरमीम काफ़ी होती हैं, तो उसको डाइजेस्ट हुए काफ़ी अरसा हो गया अभी, यानी अब नए की वो तलब हो रही तलब कहें ज़रूरत कहें, वो डाइजेस्ट हो चुकी नहीं। है। तो फिर ये कहना कि इस पीपल्स पार्टी जब कहे कि एक ही पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, ये तो तीसरी फिर आ रही है। देखिए डेफिनेटली तरमीम जो है वो हमारे जो एलाइज हैं उनकी इत्तेहाद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर तो नहीं आ सकती। ठीक, उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, उनको ऑन बोर्ड भी लेंगे, उनको उनका माइंड भी बनाएंगे, उनको राज़ी भी करेंगे, उनको कायल भी करेंगे, उनकी सुनेंगे भी और उनकी मानेंगे भी। तो कुछ मानेंगे, अच्छा कुछ एक तरमीम के हवाले से जिस तरह पहले 26वीं और 27वीं हुई तो कहा गया कि ये अदलिया सेंट्रिक बहुत ज़्यादा थी, जिसको आप लोग रिफॉर्म्स का नाम देते थे। अब एनएफसी की बहुत बात हो रही है, सरप्लस बजट की बात हो रही है, बहुत डिस्कशन है कि सूबे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं करते, विफाक के पास कुछ नहीं होता, और सबसे ज़्यादा आवाज़ पीपल्स पार्टी ही इसके ऊपर उठाती रही है। इवन बिलावल साहब ने लाहौर में हमें ब्रीफ किया, बाकी मीडिया के जो लोग हैं। जब तक एक चीज़ स्टेबल नहीं होती, उसका ड्राफ्ट नहीं बन जाता, तो उस पर मतलब आप सिर्फ मतलब हर बंदा अपनी बसात और अपनी विजन के मुताबिक इस पर डिस्कशन करता है। जब चीज़ें ऑन टेबल होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। और जहाँ तक बात है, देखिए एनएफसी की बात अगर करें हम, अब अगर देखें आज खैबर पख्तूनख्वा 708 अरब रुपया हमने वहाँ पर अभी तक दिया हुआ है वॉर अगेंस्ट टेरर में। ठीक, 704 अरब रुपया हमने दिया अभी तक वहाँ पर, आना भी नहीं दिया अभी। न्यूली मर्ज्ड तो कह रहे आना भी नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो कहती है कि तकरीबन जो इस वक्त उनका जो नंबर है वो कहते हैं कि हम उन सूबों में हैं जिनको उनके वाजिबुल अदा अमाउंट बहुत ज़्यादा है और उसको विफाक पे नहीं कर रहा। देखिए वाजिबुल अदा की बात तो ना फाटा की रकम वाजिबुल अदा की बात छोड़, वो तो अगर हवा में उड़ते हुए मरगाबियों को भी गिन लेते हैं तो उसको 1-1 अरब बना के साथ उसके लगा देते हैं। उनकी तो गिनती का, ये सारे मैथमेटिक्स में फेल हैं, ये सारे पीटीआई वाले जितने हैं। सारे ये थोड़ा बहुत गुजारा करता है ये मेरा भाई फैसल चौधरी, बाकी ये भी आप उनकी मौजूदगी की वजह से बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसकी तो मैं तारीफ इसकी गैर मौजूदगी में भी करता हूँ। इसको तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के टॉक शो पे ले जाता हूँ। सूबे के कोई वाजिबुल अदा अमाउंट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के, है कितनी है? लेकिन नहीं कितनी यार, मैं कोई फिगर थोड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये फिगर आज का बना हुआ है? वो कहते हैं जी 168 हमें मिले हैं, 532 वाजिबुल अदा। एक सेकंड रुकिए, इमरान खान के दौर में उसने साफ कोरा चिट्टा जवाब इनको दे दिया था कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को पैसे देने के हालात कोई नहीं है। वहां तो इनके मुंह पे ताले लगे हुए थे कि सूबे का हक मांगो, सूबे के पैसे लो, एनएफसी का लो, नेट आइडल प्रॉफिट मांगो, तो आप दे देना। दे दे। जो अभी तक कबायली अजला है, जो उनको सरताज अजीज कमेटी के बाद जो मिलने थे पैसे वो नहीं मिले अभी तक अगर आप देखें तो किसी भी हुकूमत के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत, आप पिछली वाली उठा लें, ये वाली उठा, जितने पैसे हमने इनको दिए हैं इतने इनको अपनी हुकूमत ने भी नहीं दिए। लेकिन उसके साथ ये चीज नथी कर लें कि जितने पैसे दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। 708 अरब रुपए, अब ये मेरा भाई कह रहा है एक आना नहीं दिया, 708 अरब रुपया मैं आपको दे दूंगा। दैट इज फॉर वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं, दैट इज फॉर योर आईज ओनली। आप उसको पढ़ लीजिए और डिलीट कर लीजिए। और 704 अरब रुपए कबायली अजला की तरक्की के लिए दिए हैं। एक मस्जिद इन्होंने नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई। सारे पैसे 800 चोर और फलाना ढिमकाना, इधर चलो उधर चलो, ये रैली वो रैली, ये तहरीक वो तहरीक। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जरा वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी जहां एनएफसी की बहुत बात करती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार वो कई खुतूत लिख चुके हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, वो कहते हैं इतने अरब जो है, इतने 100 अरब हमारे पेंडिंग है जो कबायली इजला के बनते थे, एनएफसी में शेयर मिलता है। इख्तियार वली साहब तो फरमा रहे हैं कि जितना पैसा हमने दिया इमरान खान ने भी उस वक्त अपनी सूबाई हुकूमत को नहीं दिया था। चैलेंज नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। इख्तियार भाई के फिगर्स भी गलत है और इनकी जो ये खबर भी गलत है। देखिए इन्होंने 2 बंदे तो इनके पास है, महमूद खान और परवेज अपना खट्टर साहब से पूछ लें ये किधर हैं पैसे, ठीक है। और ये 708 अरब रुपया और पंजाब का आप लगा रहे ना, सिर्फ एक शे अपना पंजाब को कितने पैसे दिए हैं इस मद में, दहशतगर्दी की मद में, और क्या क्या नहीं दिया। देखिए ये चीजें जो है ना, इसको सियासत की नजर पे तो नहीं होना चाहिए। जो आपने फाटा मर्जर हुआ है
उसके तो पैसे नहीं आए ना जी, उसके तो उस वक्त जो प्रॉमिस और ये बातें जो हैं पूछिए मुजम्मिल जो नौफल ने हैं वो कितने दिए करते आपको? रहते हैं, मेरे को रेगुलरली करते रहते हैं, पूछे? उठाते रहते हैं। और इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है ये एनएफसी अवार्ड को 18वीं तरमीम को उम्र को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत तो है। उसकी वजह देखें, नहीं चाहिए साहब, उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। पीटीआई तो पहले दिन से कर रही थी। उस वक्त जब 18वीं तरमीम की बात होती थी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा बात करते थे और वो कहते थे कि 18वीं आप तरमीम नहीं जो है वो करेंगे, रेड लाइन है। नहीं आप नहीं करेंगे, आप रेड ब्लू चिट्टी पिट्टी जो मर्जी ला लो, वो आप लाइनें शाइनें मिट गई हैं। हाँ अपना वो एनएफसी का जो सबसे बड़ा मसला है कि पैसे फेडरेशन में देने होते हैं, कर्जा वो लेते हैं, ये खर्चते हैं। और आप देखें ना कि जो जिस तरह से पंजाब में डोल आउट होता है पैसा, ये सिंध में होता है। यानी इनको हिसाब किताब ही कोई नहीं, जो सीएम की मर्जी है वो करी जाए। लोकल गवर्नमेंट ये नहीं बनने देते। असल में तो तरीकेकार ये है ना कि लोकल गवर्नमेंट बने, हर जिले को उसका हिस्सा मिले, ठीक। डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट बजट मिले, वो जाके लोगों पे खर्च हो। बहरहाल इस वक्त जो है वो प्रायोरिटी है आपकी रीजनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वॉर की जो सिचुएशन है। ठीक। ये 28वीं तरमीम आ जाएगी, लेकिन अभी मेरा ख्याल में ये शायद अप्रैल के बाद ही आएगी, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है। और इस सिचुएशन में या ये बजट आपको उसी तरह पास करना पड़ेगा, नेक्स्ट बजट में मामला होगा, क्योंकि एनएफसी के इजलास जो है मौखर हुए हैं। ठीक। 2 इजलास होने थे, एक जो आज हुआ है ये पहले होना था, ये भी इसको कैंसिल किया गया था। और जो एनएफसी पे इजलास होना है वो अभी नहीं हुआ। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है, आर्टिकल 156 के तहत बनती है, उसने करनी होती है, पर 164 के तहत एक पूरा प्रोसीजर है उसका। ठीक। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो 2026-27 है वो अभी अनाउंस होना है, वो भी अनाउंस नहीं हुआ। ठीक। तो उसमें अभी हमारा डिफेंस का बजट डेफिनेटली इंप्रूव होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ वॉर भी जाहिर है, है। वो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो इसमें काफी चीजें सूबों से लेके, और ये जो 3-4 चीजें ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल है। हालात तो आप भी मान रहे हैं। अच्छा, एक तो मुझे नहीं, हालात तो मुश्किल है ना जी, पैसे जाहिर है जंग का वो इम्पैक्ट तो सब मान रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 18वीं तरमीम में अगर आप मुस्लिम लीग नून को इसको करने की कोशिश करें, 18वीं तरमीम में क्या मसला आ रहा है जो कि माजी में तो आप लोग उसके बड़े खिलाफ थे? कोई तरमीम उसमें अगर 18वीं तरमीम को कोई चीज़ मुतासर करे या चेंज करे या हिट करे, तो 18वीं तरमीम में क्या मसला आ रहा है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं? आपको देखनी 18वीं तरमीम ये जो 18वीं तरमीम को नाकाम करने के लिए जितनी इड़ी चोटी का जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया, शायद किसी और ने नहीं लगाया। 18वीं तरमीम इनकी वजह से नाकाम हो गई। आप देख लेना कि कबाइली अजला में इनको हमने जितने पैसे दिए, आज वो कह रहे हैं टीवी पे कि आपने पैसे दिए नहीं है। मैं आपको सैकड़ों हजारों अरब रुपए मैं आपको लिस्ट भेजता हूँ, वो देख लें जरा कि कितने हमने दिए। सूबे का एक ही अकाउंट है, उसमें जा रहे हैं। कबाइली अजला के लोग ये कहते हैं कि हमारा अकाउंट इनसे अलग कर दें, कि जो कबाइली अजला के पैसे आते हैं वो हमारे लिए स्पेसिफिकली आए और वो यहाँ यहीं पर लगे। इन्होंने यहाँ पे नाकामी दिखा दी। विफाक एक पॉलिसी बनाता है, सूबा दूसरी पॉलिसी बनाता है। विफाक इस तरफ इंडिकेटर लगा देता है राइट साइड को, ये लोग लेफ्ट साइड पे इंडिकेटर लगा लेते हैं। ये मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है जिसको आपने 18वीं तरमीम के जरिए चेंज करना है, या ओवरऑल ये सूबों का मसला है? ओवरऑल चीजें हैं, लेकिन उसमें जितना ज्यादा गंद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही डाला है। यानी मैं इसको यूं समझ रहा हूं कि 18वीं तरमीम का ज्यादा प्रॉब्लम खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है, पंजाब से बलूचिस्तान में नहीं है। वहां पर भी है, लेकिन ये वहां पर मसाइल जो है ना वो फिर कहते हैं ना वन लीड्स टू अनदर वाली बात हो जाती है। वो कुछ कह रहे हैं कि चौधरी साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 18वीं तरमीम का जितना बेनिफिट पंजाब ने उठाया है, कि जो 11-11 अरब रुपए के जहाज आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? डिस्क्रिशनरी फंड से आए हैं ना। इसकी कोई पार्लियामेंट से मंजूरी हुई है, कोई असेंबली से मंजूरी हुई है, कैबिनेट से मंजूरी हुई है? डिस्क्रिशनरी फंड से जाके नए नए जहाज नहीं है इन्होंने, 50 अरब रुपए के जहाज नहीं है इन्होंने, एक नहीं है 3-4 है। और यार जहाज जो है ना, देखिए मैं कभी किसी जगह पे किसी को पट्टी कराने जा रहा है, किसी को टीका लगवाने के लिए जहाज पे भेजा जा रहा है। जहाज किसी के घर में या गैराज में नहीं खड़ा हुआ, उसके किसी एयरपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, जहाज उधर खड़ा हुआ है। बात अगर करनी है ना फैसल, देखो फैसल, यू आर कम से कम आप थोड़े से रीजनेबल आदमी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कर सके इतने जरा सुन ले कि 13 अरब रुपए यानी 1300 करोड़ रुपए रमजान पैकेज का
ये कौन सारे सी का सारा खा फिरौनियत गए। आई हुई है सुहेल सब में अफरीदी के कि कोई अपने तनकीद हल्के नहीं के लोग बर्दाश्त बोल कर रहे सकता हैं अपने ऊपर। कि हमें रमजान पैकेज नहीं नैब मिला। आपके पास है, आपको नैब को आपने इख्तियारात भी दे दिए हैं, कर लें, यहाँ accountability कर लें। आपने अगर कोई पढ़ा नहीं हो नहीं, तो जरूर इन्होंने पढ़े। मैंने तैराक दिए, नेब को नैब से बोला अपने था, सारे cases withdraw मैंने करा नेब लिए। को टैग करके बोला था कि अगर तुम लोगों में तुमने कोई काम कर सकते ना तो तुम लोगों के अगले 15 साल तुम खैबर पख्तूनख्वा से फारिग ना हो। 1300 करोड़ रुपया ये रमजान पैकेज के यूं डकार के चले गए। 5-5 हजार नाम हर सेनेटर, हर एमएनए, हर एमपी और वजीर दे। उसने अपनों अपनों की वो रेवड़ियां बांटने वाला वो फार्मूला उठाया, 3-3 हजार रुपए लोगों को दिए, 10-10 हजार रुपए उनसे वापस ले लिए। वो इनके वजीरों मशीरों इनकी पार्टी के लोगों में जमा हो, कहते इससे हमने पार्टी की तहरीक चलानी है। ये है रमजान पैकेज। तिरा का 400 करोड़ रुपए का पैकेज था, उसमें अभी तक सिर्फ 80 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। 320 करोड़ रुपए गायब है। 500 करोड़ रुपए का पैकेज था बाजोड़ का, जिसमें अभी तक आधे तो क्या उसका अशरे अशीर भी नहीं बांटा गया। ये है भागने खैबर कितने पैसे दिए पख्तूनख्वा। चौई साहब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो मैं उनकी गुफ्तगू से समझाऊं कि बाकी सब ठीक है, ये प्रॉब्लम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है, उसको फिक्स करने के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है, कुछ ये प्रॉब्लम आपकी वजह से और आप 18वीं तरमीम को नाकाम बना रहे हैं। नहीं, देखें, असल में मसला उमर साहब ये नहीं है। वो तो अख्तियार साहब का ताल्लुक क्योंकि वहां से है तो इनको वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम इनके अंदर है। अब मुझे बताएं ना कि आपने क्या तीर मारा इकोनॉमी में, लॉ एंड ऑर्डर में। आपसे किसान भी, जमींदार भी, दुकानदार भी, कारखानेदार भी। आपको पता है फैसलाबाद में आज एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक मैं देख रहा था कि 75,000 लूम्स बंद हो गई, बिजली बंद होगा, बिजली महंगी होने की वजह से। आप देखें, आप ये लोग जो हैं, ये इनके जो बिजली के महंगी बिजली के मुआहदे किसने किए थे? उन बोर्ड्स में कौन कौन है? ठीक है, इन्होंने कौन सी ऐसी जगह है जहां पे डिलीवर किया है? कोई एक चीज आप बता दें जहां पे इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए डिलीवर किया। इन्होंने डिलीवर किया है अपने घर पे, अपना ही नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा हुआ है, अपना नाम ही मैशियत रखा हुआ है, अपना ही तरक्की और नशोनुमा रखा हुआ है। यानी आप मुझे बताएं, पेट्रोल बढ़ाना है, थोड़ा टाइम बाकी जगह पे ऑस्टेरिटी लगानी है, वो फातिहा पढ़ने के लिए जहाज लेके जा रहे हैं। चौधरी साहब आप ने क्या 11 रुपए का कंप्लीट जहाज करना ले है? रहे हैं। आप ये एक पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्तों की मैं आपको कारकर्दगी बता दूं। लोग जो हैं वो भूख से मारे। अब अभी आपने आमिर अमान की बात की है जी। ये इस्लामाबाद के शहर में, जहां पे चक शहजाद में उसके घर पे घुस के बेचारा शरीफ आदमी, अपना नौजवान आदमी था, उसको कत्ल कर दिया गया। और जो फिर जो लोग थे उनके हाथ में हथियार। यूं लग रहा है जैसे कोई दहशतगर्द वाला वो सर ट्रेन उसके उनके हाथ में जो ऐसे हथियार किसी है, वाक्य की कोई वो वकालत नहीं की जा सकती। ये जहां पर भी हो ये गलत होता है। और नहीं तो देखें ना, वाकयात तो जो है ये जहां पर सवाल हो तो जाते हुआ हैं सर। उसके बाद कानून का हरकत में आना ये जरूरी होता नहीं, है। कानून उसके बाद ये इस हुकूमत तरह से की थोड़ी होता है सर, जिम्मेदारी कि अपने घर में बैठा उसको जाके को मार शुरू हो जाती है। जहां तक मेरा भाई फैसल कह रहा है ना, ये आप तो फैसल जिस जमात की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, कारकर्दगी का उससे दूर दूर तक लेने का उसका रिश्ता ही नहीं है। आप जिस जमात की टीवी पर बैठ के वकालत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस का, गुड गवर्नेंस का, सफारती ताल्लुकात का, उसके साथ दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क की इकोनॉमी अगर आज रुल रही है तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के सर है। इस मुल्क पे कर्जे जो चल रहे हैं ये आपकी हुकूमत के सर है। कमेंट में सर आपने टाइम सारा उन्हीं को दे दिया। ये नाकामी है आपकी। वो मेरी बारी में भी बोलते हैं, वो अपनी बारी में भी बोलते हैं। आपकी टीम की, आपके लोग इतने नाहल हैं, वो कहते हैं जी हमने एयर पंजाब के लिए जहाज लिए हैं। वो इतने नकम्मे हैं। ओ यार, जहाज तो उधर खड़ा है ना। ओ फैसल, जहाज तो उधर खड़ा है। मुझे बताओ वो 1 अरब दरख्त कम वक्त किधर खड़े हैं वो दिखा दो। वो 350 डैम ही दिखा दो। तो कोई एक बुलडोजर दिखा दो जो गवर्नर हाउस पे चढ़ा हो। कोई एक तस्वीर दिखा दो जो आपका लीडर साइकिल पर बैठकर हॉलैंड के वजीर आजम की तरह वजीर आजम हाउस गया हो। वो कम वक्त, वो कोई 50 लाख घरों का नक्शा ही दिखा दो। बिल्कुल दिखा दो। मुझे ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं अपने दोनों मौजूद इख्तियार वली साहब का और फैसल चौधरी साहब दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो ईरान वाला मैटर है उसके ऊपर इस वक्त स्ट्रेटेजिकली और सिफारती तौर पर पाकिस्तान के लिए क्या हासिल वसूल है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। ये जो मौजूदा सिनेरियो है उस पर पाकिस्तान की तारीफ तो सब कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कल हमने देखा कि 3 वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, फिर उसका एलामिया जो गुफ्तगू हुई, और फिर अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चीन जा रहे हैं और चीन को एतमाद में लिया जाना ज़रूरी है। गो कि कल उन्होंने बता दिया था कि चीन ऑन बोर्ड है। इस सारे सिनेरियो के ऊपर हमने बात करनी है, और पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफीर सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सरदार साहब ज़ाहिर उस पूरे सिनेरियो को सबसे बेहतर समझते हैं, वो सर्व कर चुके हैं। सरदार मसूद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अमेरिका के सदर ने जो फाइनेंशियल टाइम्स से बात की है, और वो कहते हैं कि तेल लेने की बात, रिजीम चेंज करना था, आपने न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करना था, और अब आप तेल के ऊपर आ गए हैं। क्या ये जो ईरान जंग है, अब उसको भी इराक के, अफगानिस्तान के, और फिर हालिया जो वेनेजुएला का ऑपरेशन है उसी तनाजुर में देखा जाए, या फिर हम इसको इस तरह से देखें कि अमेरिका बार बार कोई क्लैरिटी है नहीं है, चूंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तौजीहात दी जा रही हैं? अमेरिका के जहन में क्लैरिटी है, वो इसराइल का हलीफ है और इसराइल के मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे जो भी वो गिनवा रहे हैं अहदाफ, वो उनके हैं। मिसाल के तौर पर रोज़े अव्वल से पता था कि तेल भी एक निशाना है या उनका एक हदफ है, ईरान का तेल, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला मिला के दुनिया का 31% तेल का ज़खायर रखते हैं ये दोनों ममालिक। तो जो है अमेरिका इससे महरूम नहीं रहना चाहता, अगरचे अमेरिका ख़ुद भी जो तेल के सिलसिले में ख़ुद कफ़ील है, लेकिन वो अपने जो है वसाइल उनको बचाना चाहता है और इस तेल को इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके बयानात बदलते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनके जहन में कोई नक्शा नहीं है। तो उसके लिए यह है कि अपने जो अ, मद्द मुकाबिल है, या जिसको जो जंग में जो दूसरा फरीक है, उसको एक किस्म का जो है मतलब है कि अनसर्टन रखने के लिए ये तरकीब इस्तेमाल की जाती हैं जो कि जा रही हैं। कि मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि सफारतकारी भी जारी हो, दूसरी तरफ कहते हैं तेल ले लेंगे, तीसरी तरफ कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि खाग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर दिया जाए, फिर जो एक्सपेडिशनरी फोर्स है उसको भी मूव कर दिया है, जो एयरबोर्न ट्रूप्स हैं उनको भी इधर मोबिलाइज कर रहे हैं, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है कि उसने अब जो हाल ही में पिछले 24 घंटे में, बल्कि 48 घंटे में, उसने जो है ये हुथीस को एक्टिवेट किया है। पहले जो है वो लड़ाई लेबनान में हो रही थी, हुथीस ने जो है मिसाइल फायर किए, और अब जो है सिर्फ अब ना हरमुज का मसला नहीं रहा, अब बाबल मंदब का भी है, जो बहरा कुल्ज़म और गल्फ ऑफ एडन, खलीज अदन के दरमियान है। ठीक। वो भी किस्म का पानी की चोक होल्ड है, जहाँ से बहुत बड़ी तजारत होती है और बहुत तेल, गैस, दूसरी चीज़ें वहाँ से गुजरती हैं। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, हमने ये देखा कि 4 से 6 हफ्ते की टाइमलाइन की बातें होती रही। ये भी कहा जाता रहा कि जंग खत्म हो सकती है। आज अमेरिका के सदर ने एक बार फिर सोशल मीडिया पे लिखा कि वो सीरियस डिस्कशन के अंदर हैं और जंग खत्म हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। 50,000 आपने जो फौजी हैं वो मशरक़ वस्ता में डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसमें मैरीन हैं, जिसमें सेलर्स हैं। अब आपको जब ये कह रहे हैं कि अमेरिका के माइंड के अंदर क्लैरिटी है, इस वक्त आपको क्या व्हाट नेक्स्ट नजर जिसको कहना चाहिए कि वो मुज़ाकरात जो पाकिस्तान के वाया हो रहे हैं उसको परसू करेंगे या नहीं, उन्हें ग्राउंड पे आना है, और अगर ग्राउंड पे आएंगे तो ये कैसा सिनेरियो होगा, ये कितना मुख्तलिफ होगा अफगानिस्तान और इराक वाले ऑपरेशन से, क्योंकि तब नेटो आपके साथ था। इस बार अमेरिका अकेला ग्राउंड के ऊपर उतरेगा या उतर सकता है? अमेरिका उतर सकता है, उनमें बाकायदा सलाहियत मौजूद है, जो उनकी फ़ौज है दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, और जो उनके मरीन्स हैं या एयरबोर्न ट्रूप्स हैं, उनमें यह सलाहियत है कि वो किसी भी इलाके में उतर सकते हैं। लेकिन यह है कि ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर वो उतरेंगे तो उन्हें खून में नहला के भेजेंगे, क्योंकि ईरान के भी पासदारान इनकलाब हो, बाकायदा फ़ौज हो, या उनके रिजर्विस्ट हों, इनकी बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 10 लाख के करीब बन जाती है। ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। इसकी 92 मिलियन के करीब जो है, तकरीबन 10 करोड़ के करीब, 10 करोड़ 9 करोड़ 20 लाख के करीब इसकी आबादी है। ठीक। खित्ता भी बहुत बड़ा है, और इसकी टेरेन ऐसी है कि वो बहुत मुश्किल है। मतलब ये है कि अगर कोई खाजी हमलावर हूँ तो उनके लिए टेरेन मुश्किल है, लेकिन अमेरिका इस बात की सलाहियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो $1 बिलियन अ डे खर्च कर रहे हैं अमेरिका वाले। तो अभी देखिए कि अभी जो है एक महीने में मतलब है 30 से $40 बिलियन तो पहले ही खर्च कर चुके हैं। उन्होंने $200 बिलियन जो है कांग्रेस से और मांगे हैं ठीक। इस जंग के लिए।
तो अमेरिका ने ये इसका अंदाज़ा करना है कि इस जंग से उनको नुकसान ज़्यादा होगा या फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसराइल तो बाहर सूरत ये चाहता है कि किसी तरीके से ये जंग जारी रहे। इसराइल ने जो पाकिस्तान लेड डिप्लोमेसी है, इस पूरे इनिशिएटिव से भी किनारा कशी की है और अपने आप को मतलब एक फासला कायम किया, उससे डिस्टेंस कर लिया है इस पूरे के पूरे प्रोसेस से। लेकिन ये है कि जो वहाँ से कम इशारे मिल रहे थे वाशिंगटन से, सदर ट्रंप और उनकी जो काबीना के अरकान है, वो ये नहीं चाहते थे कि एक लंबी जंग में जंग वो ये शुरू करें या लंबी जंग में शरीक हों, क्योंकि वो उनके लिए एक दलदल बन सकती है। ठीक। फिर यह है कि जैसा कि आपने खुद कहा कि वो हो सकता है कि ये जंग जो है अफगानिस्तान और इराक की तरह कई सालों पे मुहित हो जाए। और पहली जंगों में उन्होंने तकरीबन लगभग $6 ट्रिलियन खर्च कर दिए थे, तो 3 ट्रिलियन के करीब अफगानिस्तान में, 3 ट्रिलियन जो है इराक में, और उनको हासिल कुछ भी नहीं हुआ, सो बल्कि उससे अमरीकी अफवाज नौजवानों की जो है और जो भी उनके सर्विसेज पर्सनल थे वो उन यानी वो मॉडल जो है आए। वो वहां पर अब जो है दोबारा से वो ईरान के ऊपर नहीं लगाना चाह रहे। अब मैं सरदार साहब आपकी टेक चाह रहा हूं, ये जो हमने एक एफर्ट की और इस्लामाबाद के अंदर हमने देखा कि 3 मुल्कों के वज़राए खारजा आए, यूं 4 ममालिक ने कल एक गुफ्तगू शुनीद की है, उसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? दूसरा, आज इसराइल का मीडिया ये कह रहा था कि ईरान ये चाहता है कि अगर कोई सीज फायर होती है या कोई सेटलमेंट होती है तो उसमें रूस और चीन दोनों ऑन बोर्ड हों, क्योंकि अमेरिका का जो रवैया है वो भी हाल में बदलता है। आप खुद फरमा रहे हैं कि बयानात वो तब्दील करते हैं। अब इसाक डार साहब चीन जा रहे हैं, ये चीन जाना इस पूरे सिनेरियो के दौरान फिर सऊदी अरब का और इन ममालिक का पाकिस्तान आना, ये क्या इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान इन सब को लेके चल रहा है, या जो ईरान डिमांड कर रहा है, जो इसराइल का मीडिया कह रहा है कि वो कहते हैं कि उनको इंगेज किया जाए, तो ये उसी सिलसिले के अंदर जो मैसेजिंग है वो हो रही है? ईरान का एक मुतालबा ये है कि उसको ज़मानत दी जाए, गारंटीज दी जाएं कि उसके ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। इसके लिए सवाल ये पैदा होता है कि गारंटर्स कौन हो सकते हैं, क्या अमेरिका होगा, क्या इसराइल होगा, या बैनुल अक़वामी बरादरी होगी। और बैनुल अक़वामी बरादरी में अगर हम मुल्क गिनवाना शुरू कर दें तो अमेरिका के अलावा 2 ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं और वो वीटो बिल्डिंग है, वो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। उन्होंने भी जो है कुछ अपने आप को इस अमेरिका के इनिशिएटिव से डिस्टेंस किया हुआ है। फिर जो है 2 ताकतवर तरीन मुल्क रह जाते हैं वीटो बिल्डिंग, एक जो है रशियन फेडरेशन है और दूसरा चीन है। तो उनको अगर उन्हें गारंटीज चाहिए तो उन गारंटीज के लिए इनसे मुशावरत ज़रूरी है। और मैं आपको ठीक। ये भी बताऊं, जो 2015 का JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, जिसके तहत जो है एक मुआहिदा किया गया था, उसमें ये दोनों ममालिक शामिल थे, रूस ठीक। और चीन शामिल थे। तो अगर कोई जमानत लेनी है तो उसी, और फिर जो बाकी 3 ममालिक थे वो जिनका मैंने पहले से जिक्र किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी थे। ठीक। तो ये सारे के सारे मुल्क मिलकर ये उसे जमानत दे सकते हैं कि अगर वो कोई मुआहिदा कर लें, जौहरी मुआहिदा कर लें, तो उसके बाद उनको कोई ऐसी जमानत होनी चाहिए कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा या इसराइल जो है अपने हमले जारी नहीं रखेगा। इसलिए ये ज़रूरी था कि चीन ने बाकायदा पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है। ठीक। उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वांगी ने उनके हमारे नायब वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन की थी। उसके बाद उनके जो सफ़ीर हैं यहाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। और इसी तरीके से पाकिस्तान ने खलीजी रियासतों को इत्मीद लिया और उसमें कलीदी मुल्क जो था सऊदी अरब, उसको शामिल कर लिया, शामिल गुफ्तगू कर लिया। ठीक। तो अच्छा। ये पाकिस्तान का ये जो मैं ये फ़िक्रा अदा करना चाहता हूँ, ये कि पाकिस्तान का इस वक्त किरदार इंतहाई काबिल सताइश है, क्योंकि ठीक। वो एक बहुत नाजुक और हसास मिशन की सरबराही कर रहा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते से जब हमने ये सुना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ही सही, तो इस दौरान CBMs होते हैं, क्या इस एक हफ्ते के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस पे हम ये एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका और ईरान दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, या फिर अमेरिकी सदर की डेडलाइन के बावजूद या अल्टीमेटम के बावजूद कि वो 6 अप्रैल तक हमले नहीं करेंगे? हमने देखा कि ईरान के अंदर बिजली को अटैक किया गया है, उनके दीगर जो इस किस्म की तनसीबात हैं। तो एक हफ्ते के दौरान CBMs हुए हैं, या आप ये समझते हैं कि जंग मजीद फैल गई है और उसमें जरा कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ है? जंग मजीद फैली है। जो है यमन या हुथीज ऑफ यमन जो है उसमें शरीक हुए हैं। उसके बाद जो है आपने खुद कहा कि ईरान की जो एनर्जी इंस्टॉलेशन थी उनके ऊपर हमला हुआ, बल्कि उससे ख़तरनाक पिछले 48 घंटों में ईरान ने खोंदब जो जगह है जहाँ हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स है। रिफाइनरी प्लांट है
उसके ऊपर हमला हुआ, और दूसरा ये है कि इनका जो येलो केक प्लांट है उस पे भी हमला हुआ। ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, और पहले जो है इनका सिविल न्यूक्लियर जो प्लांट था बुशेर, उसके ऊपर हमला हो चुका था। तो उसमें शिद्दत आई है। उससे पहले जो है डिमोना में जो इसराइल का एक न्यूक्लियर मरकज है उसके ऊपर ईरान ने हमला किया था, लेकिन इन हमलों से पहले की बात है और बुशर के बाद की बात है। तो इसलिए यह है कि जंग का दायरा वसी हुआ है, जंग ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, और जैसा कि हमने अभी बात की कि अमरीकी ट्रूप्स जो ये अहलियत रखते हैं कि वो ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकें, जंग को ज़मीन तक फैला लें, वो भी पहुंच गए इस इलाके में। इसलिए एक, अब आपने ये सवाल ये पूछा कि कोई एतमाद साजी हुई है, तो एक मामूली सी एतमाद साजी ये हुई है कि ये जो मुतवाज़ी सफारती या सालसी का अमल चल रहा है, इसके ऊपर अमेरिका भी एतमाद का इजहार कर रहा है। और जो तेहरान भी है उसने भी जो है इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना बड़ी ज़बरदस्त आपकी डीप इंसाइट आ रही थी कि बुनियादी तौर पे एक जो मुज़ाकरा है उसके ऊपर दोनों जो फ्रीकैन है वो अदम एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, जिसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पेस मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पे फैक्ट ये है कि कशीदगी में इजाफा हुआ है, डी एस्केलेट होने की बजाय चीज़ें एस्केलेट हुई हैं। इस हफ्ते के दौरान कहा जा रहा है कि अमेरिका तैयार है अगर उसे ग्राउंड के ऊपर जाना है। क्या ग्राउंड पे वो जा पाएगा, ये देखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हमें इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।